हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो आपका स्वागत है सबका आपके अपने चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और अभी मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रेरणा द्वारा आवेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपना है ये, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अपन ये जानेंगे कि प्रेरण किस तरह से वस्तुओं को आवेशित करता है। तो अभी तक जितना अपन ने सीखा है उसमें अपन ने देखा है कि घर्षण के द्वारा आवेशन कैसे हो रहा है। घर्षण क्या कर रहा है? घर्षण जब अपन करते हैं दो वस्तुओं का, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु को मिलते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाती है, और पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन घट गए तो वह धनावेशित हो जाती है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत तो आप हमेशा याद रखना। वस्तुओं को आवेशित करने के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का अनुपात चेंज करना जरूरी है, क्योंकि वस्तुएं उदासीन होती है, सामान्यतः उदासीन होती है। और उनमें अगर आप उन दोनों का अनुपात चेंज कर देंगे, किसी एक की संख्या बढ़ा देंगे या घटा देंगे किसी प्रोसेस के द्वारा, तो वो वस्तु आपकी आवेशित हो जाएगी। तो घर्षण में अपन ने देख लिया है। तो सबसे पहले अपन इसको समझने के लिए आवेशन को प्रेरण द्वारा अपने को प्रेरण को समझना पड़ेगा कि प्रेरण क्या है। तो आप देखिए, मैं प्रेरण को समझाने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ। मेरे पास एक बॉडी है, बॉडी का मतलब वस्तु जो निरावेशित है, उदासीन या निरावेशित। निरावेशित होने की पहचान अपन समझ गए हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी प्रोटॉन की संख्या। जैसे इसके पास मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। तो ये अगर ऐसा है तो वस्तु उदासीन रहेगी। अब देखो, उदासीन वस्तुओं की एक और विशेषता होती है कि उनमें आवेशों का जो वितरण होता है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है वह एक समान रूप से होता है। एक समान रूप से होने का मतलब है कि जैसे मान लो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन है, तो अगर इसके आपने 4 भाग कर दिए तो हर भाग में 25 इलेक्ट्रॉन और 25 प्रोटॉन आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं एक समान रूप से वितरित होना, सभी भागों में एक जैसी व्यवस्था होना। तो मैं कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सैंपल के तौर पर ले लेता हूँ। तो मैं प्लस से तो दिखाऊंगा यहाँ पर प्रोटॉन को, और माइनस से दिखाऊंगा मैं इलेक्ट्रॉन को। तो ये सैंपल के तौर पे मैंने इसमें, देखो अगर गिनोगे भी सही आप, तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था मैंने ली है, और ये सभी एक समान रूप से वितरित हैं। अब प्रेरण की घटना कैसे घटित करवानी है आपको? तो प्रेरण का मतलब होता है कोई बाह्य प्रभाव आप यहाँ पर इस वस्तु के ऊपर लेके आओगे, ठीक है ना। बाह्य प्रभाव का मतलब जैसे अपन आवेशों की बात कर रहे हैं, तो कोई विद्युत क्षेत्र आप यहाँ अप्लाई कर दो, या किसी वस्तु को ऐसे लेके आओ जो पहले से आवेशित है, धनावेशित या ऋणावेशित है। तो बाह्य प्रभाव जब इसके ऊपर पड़ेगा दूसरी वस्तु का, तो ये जो व्यवस्था है इसके अंदर की, ये चेंज होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कांच की कोई छड़ लेके आता हूँ जो धनावेशित है, कांच की छड़, और अपन इसको इसके समीप लेके आ गए, ठीक है ना, इसके पास लेके आ गए। तो जैसे कांच की छड़ पास आएगी इसके और उसके धनावेश है, तो यहाँ के ऋणावेश जो है वह अव्यवस्थित होने लग जाएंगे, क्योंकि ऋणावेश जो है वह धनावेश की तरफ खिंचने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो सारे के सारे जितने भी ऋणावेश हैं वो सब इसकी तरफ जाने लग जाएंगे। तो अपने आप ही व्यवस्था यहाँ की क्या होने लग जाएगी, बिगड़ने लग जाएगी, और कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। देखो आप, इस साइड ऋणावेश जमा हो जाएगा, पॉजिटिव के पास आकर ऋणावेश जमा हो जाएगा, और धनावेश जो है वो दूर चला जाएगा, क्योंकि धनावेश धनावेश से प्रतिकर्षित होगा, तो ये दूर की ओर चला गया। इससे ये इसका धनावेश धनावेश से प्रतिकर्षित होकर दूर चला गया। तो आप देखो कि अब पदार्थ में व्यवस्था चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस घटना को बोलते हैं अपन प्रेरण। इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रेरण। प्रेरण का प्रभाव है यहाँ पर आपकी जो ये वस्तु है, देखो ये अभी भी उदासीन है। वो स्टूडेंट यहाँ भूल कर जाते हैं, वो समझते जाते हैं कि यहाँ भी आवेशन हो गया। ये आवेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखो अभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। जब तक अपन इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे नहीं या इसके निकलेंगे नहीं, तब तक ये आवेशित नहीं होगी। तो अभी अपन ने प्रेरण द्वारा आवेशन नहीं किया है, अभी तो केवल अपन ने प्रेरण का प्रभाव समझा है कि प्रेरण करता क्या है। तो प्रेरण एक ऐसा प्रभाव है जिसमें बाह्य कोई कारक आकर उस व्यवस्था को परिवर्तित
कर देता है। जैसे आपके घर में कभी अगर मान लो मेहमान आ जाए तो घर की व्यवस्था क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वह मेहमान के प्रेरण का प्रभाव है, ठीक है ना। तो प्रेरण इस तरह का प्रभाव कहलाता है, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया प्रेरण का प्रभाव। अब हम प्रेरण की इस प्रक्रिया के द्वारा आवेशन कैसे होगा वो समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखो, प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर चित्र बनाए हैं, ये अपने को समझाएंगे कि किस तरह से प्रेरण के द्वारा आवेशन हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये एक ही व्यवस्था के चित्र हैं सारे। ये जो गोला है ये मैंने लिया है, और ये गोला निरावेशित है, चालक गोला है कोई जो क्या है, निरावेशित है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आप देखो इसके अंदर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किस तरह की है, एक समान रूप से वितरित होने की है। कुछ प्लस माइनस साइन आपको दिख रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि इसके अंदर एक समान रूप से ये वितरित है, फैले हुए हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, प्रेरण का प्रभाव बनाएंगे पहले यहाँ पर। तो प्रेरण का प्रभाव कैसे बनेगा, आप कोई आवेशित कांच की छड़ इसके पास लेके आ गए जो धन आवेशित है। जैसे छड़ धन आवेशित यहाँ आएगी, इसके अंदर की व्यवस्था चेंज हो जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पॉजिटिव चार्ज के समीप आ जाएंगे और धनावेश इससे दूर खिसक के चले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो एक नई व्यवस्था बन गई। यहाँ तक देखो प्रेरण का प्रभाव है, पर अभी वस्तु यहाँ भी निरावेशित ही है। अभी भी वस्तु यहाँ वास्तव में चार्ज नहीं हुई है, इसको अपन कहेंगे निरावेशित। क्योंकि हमने रट रखा है, हमने समझ रखा है कि आवेशन का मतलब होगा पहले इलेक्ट्रॉन ले जाए या दिए जाए। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कहेंगे वस्तु आवेशित नहीं होगी। तो इस चीज़ को हमने समझ रखा है, ठीक है ना। तो अभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अब हम क्या करें, ऐसा कुछ करें यहाँ पर कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या है इसका अनुपात चेंज हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इस साइड को, जो पॉजिटिव साइड है इसकी, इधर से अपन इसको भूसंपर्कित कर देंगे। भूसंपर्कित करने का मतलब इसको अपन ने ग्राउंड से, जमीन से कनेक्ट कर दिया। अब हमारी जो जमीन है वो आवेशों की बहुत बड़ी संग्राहक है, वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकती है, ठीक है ना। तो उसको क्या मिलेगा, धनावेश। तो इस धनावेश को वो न्यूट्रल करने का प्रयास करेगी। तो वो क्या करेगी, यहाँ से जमीन से इलेक्ट्रॉन भेजेगी ऊपर, ठीक है ना। जमीन से इलेक्ट्रॉन आएंगे ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। तो इस पे या फिर सीधी भाषा में समझ लो कि सारा का सारा धनावेश जो है जमीन में चला जाएगा। ये सबसे सिंपल भाषा हो जाएगी। और टेक्निकली समझो तो आप भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो ऊपर की ओर आकर इस धनावेश को न्यूट्रल कर देते हैं। तो अब गोले पर ऋणावेश रह जाएगा, पर अभी भी वो इस साइड चिपका हुआ रहेगा। क्यों चिपका हुआ रहेगा, क्योंकि ये जो आपके पास छड़ है ये इसके साथ अभी भी लगी हुई है, तो ये उसको इधर फैलने नहीं देगी। अब हम क्या करेंगे, इस छड़ को यहाँ से हटा लेंगे। और जैसे अपन छड़ हटाएंगे तो ऋणावेश क्या होगा, अब इसके ऊपर जो प्रतिबंध था वो खत्म हो गया। तो ये क्या होंगे, सब फैल जाएंगे आराम से, ठीक है ना। तो सब वापस गोले में फैल जाएंगे और हमारी वस्तु, हमारा गोला वास्तव में क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रेरण के प्रभाव से क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। आप विशेष बात ये क्या है, देखो कि आप धनावेशित छड़ लाए और वस्तु अंत में क्या हुई, ऋणावेशित हो गई, ठीक है ना। अंत में क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। ऐसे आप चाहो तो वस्तु को बाद में धनावेशित भी कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके पास ऋणावेशित छड़ लानी पड़ेगी। ऋणावेशित छड़ लाओगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव होएगा, नेगेटिव ग्राउंड होएगा, तो फिर गोले पे पॉजिटिव बचेगा। तो इस तरह से हम उसको पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार के चार्ज आप ला सकते हो बॉडी पर, धनावेश भी ला सकते हो और ऋणावेश भी ला सकते हो। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने के बाद एक क्वेश्चन अपन करते हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि प्रेरण से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि क्या कोई आवेशित वस्तु किसी निरावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है। देखो ये बात कुछ थोड़ी अजीब सी लगेगी आपको अभी। क्यों अजीब लगेगी, क्योंकि आप ये जानते हो कि अभी तक आपने समझा है कि अगर किन्हीं वस्तुओं पर आवेश है तभी वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाती है। अगर दोनों पे पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षित करती है, दोनों पे नेगेटिव है तो भी प्रतिकर्षित करती है, और एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव है तो आकर्षित करती है। पर यहाँ पर कुछ अलग तरह से पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है कि क्या कोई आवेशित वस्तु निरावेशित को आकर्षित करती है। तो हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा भाई, ठीक है ना। न्यूट्रल बॉडी को कोई भी आवेशित वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती है। तो क्या ऐसा संभव है क्या, तो अभी देखेंगे अपन यहाँ पर। और इसी प्रश्न को इस तरह से बनाया जा सकता है जो इसमें भी ये पूछ रहा है कि एक आवेशित कांच की छड़ कागज के टुकड़ों को क्यों आकर्षित करती है। क्योंकि कागज के टुकड़े होते हैं निरावेशित, इसकी तरह क्वेश्चन में अगर इसको कंपेयर करें तो अपन कागज के टुकड़े निरावेशित होते हैं, तो फिर कांच की छड़ उनको कैसे अट्रैक्ट कर लेती है।
जो आवेशित है कांच की छड़ उनको कैसे अट्रैक्ट कर लेती है जबकि वो निरावेशित है। तो इसका जो रीजन छुपा हुआ है वो प्रेरण की घटना में छुपा हुआ है। आप ध्यान देना यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक कांच की छड़ लेता हूँ, आंसर कर रहा हूँ मैं इसका आपके, और मेरे पास मान लेते हैं कि ये कागज के टुकड़े हैं, तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, जानते हैं पर होंगे अट्रैक्ट। तो ये अट्रैक्ट इसकी तरफ क्यों हो रहे हैं, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो सपोज करो एक कागज़ के टुकड़े को आप जूम कर दो, थोड़ा इसको जूम करें, इसको बड़ा करके देखते हैं अपन, है ना, तो किस तरह की सिचुएशन बनेगी। इसको जूम करके अगर अपन देखें तो इस सिचुएशन में अपन देखते हैं, मान लो ये अपना कागज़ का टुकड़ा है सपोज, इसको अपन ने जूम करके बड़ा करके देखा, इसके अंदर क्या हो रहा होगा। तो जैसे अपन इस कांच की छड़ इसके पास ला रहे हैं, तो अभी अपन ने जो प्रेरण समझा है, प्रेरण की घटना में क्या होता है कि ऋणावेश तो होता है वह इस पॉजिटिव चार्ज के समीप जमा हो जाता है। तो इस कागज के टुकड़े का जो ऋणावेश है वो इस साइड जमा हो जाएगा, ये ऋणावेश यहाँ जमा हो गया, और धनावेश दूर खिसक जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि जो ये धनावेश है वह ऋणावेश को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। धनावेश और ऋणावेश के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और ऐसे पॉजिटिव के बीच जो रहेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा। अब मैं कंपैरिजन की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के समीप है, तो दूरी जब कम होती है तो बल ज़्यादा होता है, और दूरी अगर ज़्यादा हो तो बल का मान घट जाता है। ये फॉर्मूले से भी अपन समझेंगे आगे। तो यहाँ पर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, ज़्यादा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि दोनों दूर दूर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है मतलब आकर्षण का बल ज़्यादा है प्रतिकर्षण के बल से, तो ओवरऑल एक कागज़ के टुकड़े इसकी ओर क्या होंगे, खींचेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो इस तरह से अपन प्रेरण के द्वारा इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं, जिसका शुरू में आंसर देने में अगर आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा तो ना संभव होगा ही नहीं, पर वास्तव में प्रेरण की घटना निरावेशित वस्तुओं को भी क्या कर लेती है, आकर्षित करके बताती है, ठीक है ना। प्रेरण के द्वारा इसको समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, अपन इसमें के बारे में इस क्वेश्चन को हल करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो एक चित्र आपको दिया हुआ है, इसमें दो गोले आपको दिखाए गए हैं, और ये कह रहा है कि दोनों गोले जो है ए और बी वो निरावेशित हैं, मतलब इन पे पहले से कोई चार्ज नहीं है, दोनों टच हैं आपस में, मतलब यहाँ पर अपन आवेशों का प्रवाह सॉरी आवेशों का लेन देन यहाँ से हो सकता है। और ये कह रहा है कि एक धनावेशित छड़ यहाँ लाई जाए तो क्या होगा। उसने 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, किस धनावेशित छड़ को जब हम यहाँ लाएंगे तो क्या होगा। पहले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि छड़ को गोलों को अलग करने से पहले हटा लिया जाए, अपन इसको ला के यहाँ पर और वापस हटा लें तब क्या होगा, ठीक है ना। दूसरा पूछ रहा है कि अगर गोले जो हैं अलग अलग आकार के या भिन्न पदार्थ के हों तब क्या दोनों पे प्रेरित आवेश बराबर आएगा। प्रेरित आवेश का मतलब जो आवेश जमा होता है क्या वो बराबर आएगा, अभी अपन डिटेल में समझेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन है यदि छड़ को बिना हटाए गोलों को अलग कर दिया जाए, पहले क्वेश्चन से अपोजिट हो रहा है, यहाँ पर गोलों को अलग कर दिया जाए तब फिर बाद में छड़ हटाई जाए तब क्या होगा, बाद में अपन छड़ को हटाएं तब क्या होगा। तो एक एक करके मैं सबके आंसर्स देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहले है, देखो आप व्यवस्था देखो आप इसमें क्या होगा एक्चुअल में, जब यहाँ पर ये छड़ लाई जाएगी तब होगा क्या, फिर अपन क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये छड़ यहाँ आएगी तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण आपके इस साइड पे नेगेटिव चार्ज जमा होने लग जाएगा, और चूंकि गोले टच हैं तो इधर का नेगेटिव चार्ज भी इधर शिफ्ट होने लग जाएगा, और तुल्य धन आवेश इधर जमा होने लग जाएगा। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था देखो यहाँ बनेगी। तो अभी आपको जो गोलों पे दिखाई दे रहा है, इधर ए पर तो ऋणावेश दिखाई दे रहा है, बी पर धनावेश दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं प्रेरित आवेश, ठीक है ना, क्योंकि ये छड़ के कारण प्रेरित हुआ है, छड़ जो लाई गई है उसके कारण प्रेरित हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेरित आवेश। और देखा जाए तो अभी आपके गोले वास्तव में इस ए गोले को देखा जाए तो इधर के इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ए गोले पर तो ए गोले वास्तव में चार्ज हो चुका है, मतलब इस पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ चुकी है, इस पर प्रोटॉन कम रहेंगे, उनको अपन ने दिखाया नहीं इस पर। और ऐसे इधर क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गए बी के, तो इस पर धनावेश ज़्यादा हो गया, इस पर ऋणावेश कम हो जाएगा, धनावेश ज़्यादा हो गया इसके ऊपर, ठीक है ना। तो वास्तव में बी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है और छड़ की उपस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है।
अभी कह रहा है कि बिना कुछ किए ऐसी कैसी व्यवस्था रखें, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि छड़ को हटा लें तो क्या होगा। तो जैसे आप छड़ हटाओगे भाई क्या होगा, छड़ के कारण, छड़ के होने के कारण तो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आए थे, छड़ हटाओगे तो इलेक्ट्रॉन जहाँ के जहाँ वापस अपने घर पे वापस इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है ना। तो नई व्यवस्था में क्या होगा, जैसे आप छड़ हटाओगे तो वापस गोले जो हैं निरावेशित हो जाएंगे। तो छड़ को हटाने के बाद ये दोनों ए और बी वापस निरावेशित हो जाएंगे, क्योंकि इंड्यूस चार्ज खत्म हो जाएगा, प्रेरित आवेश खत्म हो जाएगा और वापस ये क्या हो जाएंगे, निरावेशित हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा यहाँ पर कि गोले पुनः निरावेशित हो जाएंगे, निरावेशित हो जाएंगे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर करते हैं अपन। यदि गोले अलग अलग आकार या भिन्न पदार्थ के हों तब क्या होगा। तो वापस से सिचुएशन पे चलते हैं अपन। अब देखो, ठीक है ना, मैं इसका आंसर को मिटा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब वापस अगर अपन देखें दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो कह रहा है कि अगर गोले भिन्न भिन्न आकार के हों या अलग पदार्थ के बने हुए हों तब क्या ये इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश दोनों पे एक जैसा ही आएगा। तो ये देखो यहाँ पर चाहे गोले बड़ा हो चाहे छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अलग पदार्थ के हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर मान लो एक गोला बड़ा भी हुआ तो क्या होगा, प्रेरण के कारण मान लो इधर 10 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर आ गए और 10 इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा जमा हो गए, मान लो यहाँ पर इस बी की तुलना में इधर 10 इलेक्ट्रॉन निकल के आगे ज़्यादा, तो इधर क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन के तुल्य धनावेश जमा हो जाएगा। तो जितना इंड्यूस चार्ज इस पर आया है उतना ही इधर आएगा, इस पर ऋण प्रकृति का आएगा, इस पर धन प्रकृति का आएगा, आकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेरण की घटना में इंड्यूस चार्ज दोनों गोलों पे बराबर ही आता है, पदार्थ का भी फर्क नहीं पड़ता है और बड़े छोटे होने का फर्क भी नहीं पड़ता है। तो हम कहेंगे अपना आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा दोनों गोलों पर प्रेरित आवेश एक समान ही रहेगा। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी ला सकता हूँ बीच बीच में, जो आपके नोट्स जो डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में है, आपकी पीडीएफ जो है उसमें नहीं मिले आपको, तो आप उनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में उनको ऐड कर लेना। उम्मीद है आप रोजाना नोट्स बना रहे होंगे। पढ़ने का यही सही तरीका है, ऑनलाइन पढ़ने का सही तरीका यही है कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके आप खुद भी सेल्फ नोट्स बनाओ, ठीक है ना। और कुछ एक्स्ट्रा बात आपको बताता है तो आप उसको राइट डाउन करो, हमेशा कॉपी लेके आप लोगों को बैठना है, ये बात जरूर ध्यान रखें। तो ये दूसरा अपना आंसर हो गया। तीसरे का आंसर अपन देते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट आंसर रहेगा, छड़ को बिना हटाए यदि गोले अपन अलग कर दे तो क्या होगा। तो देखो क्या होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। यदि छड़ को बिना हटाए आप गोलों को अलग कर दोगे तो क्या होगा। देखो ये अपनी छड़ यहीं लगी हुई है और ये गोले मैंने अलग अलग कर दिए, ज़्यादा दूर नहीं करना है, ठीक है ना, अलग अलग कर दिया अपन ने। तो देखो इस पर ऋणावेश ज़्यादा था, प्रेरित आवेश अगर इस पर देखें तो प्रेरित आवेश ऋणावेश के रूप में ज़्यादा था, इस पर धनावेश ज़्यादा था। तो ये आवेश इस पर ऐसे कैसे ही इस तरह से जमा होता रहेगा, इधर ये प्लस आवेश इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों गोले अभी आवेशित हो चुके हैं आपके, पर ऋणावेश इस छड़ के कारण यहाँ जमा रहेगा, धनावेश इधर जमा हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को आपने अलग अलग कर दिया। तो अब जैसे आप छड़ को हटाओगे, ये ऋणावेश इसमें समान रूप से फैल जाएगा और इसमें धनावेश समान रूप से फैल जाएगा। तो छड़ को हटाने के बाद कुछ इस तरह की व्यवस्था आपको नजर आएगी और अपने गोले अब वास्तव में चार्ज हो गए। ये देखो, इस पर ए पर तो ऋणावेश फैल गया और बी पर धनावेश फैल गया। तो यहाँ पर देखो अपन ने क्या किया, छड़ को पास में रखा और गोलों को हटा दिया, तो गोले वास्तव में चार्ज हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर अपन छड़ पहले हटा लेते हैं तो गोले चार्ज होकर वापस डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब वापस वही व्यवस्था आ जाती है, तो वास्तव में अपन वहाँ चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर अपन ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो इसमें गोले वास्तव में हम चार्ज कर पा रहे हैं। और आप ये भी देखोगे बिना भू संपर्कण के हम चार्ज कर पा रहे हैं, मतलब अपन ने भू संपर्कित नहीं किया फिर भी हम इसको गोलों को क्या कर पा रहे हैं, चार्ज कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चालन द्वारा आवेशन। इसके पहले
हमने दो विधियों से वस्तुओं को आवेशित करना सीख लिया है। उसमें एक थी हमारे पास घर्षण और दूसरी थी हमारे पास प्रेरण। अब चालन विधि से वस्तुओं को कैसे आवेशित करते हैं ये हमें यहाँ पर सीखना है। तो देखो, चालन विधि में क्या होता है कि जब वस्तुओं को चालन विधि द्वारा आवेशित किया जाता है तो पहले उनको एक तार से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर दोनों को टच कराना पड़ेगा, ठीक है ना। जो प्रेरण था तो प्रेरण की घटना में अपन वस्तुओं को टच नहीं कराते हैं, प्रेरण में तो अपन केवल समीप में लेके आते हैं, पर चालन में वस्तुओं को आपस में टच करा दिया जाता है। तो जैसे अपन टच कराएंगे तो उनमें आवेशों का प्रवाह होने लग जाता है, ठीक है ना। आवेश एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में जाने लग जाते हैं और आवेशों का ये जो प्रवाह है इससे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बॉडी निरावेशित है तो उसको भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो पहले अब मैं परिभाषा आपको समझा देता हूँ, फिर अपन डिटेल में इसको समझते हैं। तो देखो क्या कह रहा है चालन द्वारा आवेशन में कि जब एक आवेशित चालक को उदासीन चालक के साथ जोड़ा जाता है, आवेशित चालक को उदासीन चालक के साथ जोड़ा जाता है या संपर्कित किया जाता है, तब आवेश उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर प्रवाहित होता है और जब तक कि दोनों गोलों पर विभव समान न हो जाए। और कब तक प्रवाहित होता है? जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। अब यहाँ पर आप विभव एक नई टर्म सुन रहे हैं भाई, तो विभव वाली जो टर्म है नई, ये आपके आने वाले चैप्टर में आपको विभव और अच्छा क्लियर होगा। फिलहाल आप ये मान लो कि विभव का मतलब आवेश की जो मात्रा है उससे जो तल बनता है, उससे जो उसका तल बनता है उससे विभव को लिया जाता है। अब उसको सही से समझने के लिए मैं थोड़ा पानी वाला उदाहरण लेके आपको टंकी वाला उदाहरण लेके समझाता हूँ इस बात, ठीक है ना, जिससे आपका ये डाउट अच्छा क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखो, मान लो मेरे पास दो तरह की टंकियाँ हैं। अपन समझ यहाँ पर चालन विधि द्वारा आवेशन को समझेंगे, पर मैं इस उदाहरण से आपको समझाना चाह रहा हूँ, इससे आपको विभव का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो दो हमारे पास टंकियाँ हैं ए और बी, जिनकी कैपेसिटी 20-20 लीटर है, ठीक है ना, 20-20 लीटर इनकी कैपेसिटी है। और एक में मान लेते हैं 15 लीटर पानी है, एक में 5 लीटर पानी है। तो जिसमें ज़्यादा पानी है उसका तल क्या रहेगा? ऊंचा रहेगा, और जिसमें कम पानी है उसका तल क्या रहेगा? नीचा रहेगा। तो विभव का अर्थ तल से होता है। जब अपन किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उस पर आवेश की मात्रा बढ़ने से आवेश का तल बढ़ता जाता है, तो उसको अपन कहते हैं उसका विभव बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पानी से अपन इसको समझ रहे हैं, तो इसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव कम है। अब चले आप एक चीज़ देखो कि दोनों को अगर अपन जोड़ दें किसी पाइप से तो क्या होगा? ये पानी इधर से इधर आएगा, ठीक है ना। और कब तक आता रहेगा बताओ आप? जब तक कि दोनों का तल बराबर न हो जाए, मतलब दोनों का विभव क्या नहीं हो जाए? बराबर न हो जाए। अब जैसे ही दोनों का विभव बराबर आएगा, मतलब तल बराबर आएगा, तो दोनों टंकियाँ अगर एक जैसी है तो बाद में इनमें पानी की मात्रा भी एक जैसी हो जाएगी। जैसे मान लो सपोज करो इधर से 5 लीटर पानी इधर आ गया तो इसके पास भी 10 लीटर हो जाएगा, इसके पास भी 10 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पहले से टंकियाँ सर्वसमय एक जैसी है, मतलब तो बाद में उनमें विभव बराबर होने पर, उनका तल बराबर होने पर उनमें उनकी मात्रा भी, जो उनमें पानी है उनकी मात्रा भी क्या रहती है? बराबर रहती है। ऐसा ही ठीक चालकों के लिए होता है। अगर दो चालक एक जैसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर्वसम चालक है एक जैसे, जैसे मेरे पास मान लो ये दो पेन हैं, तो दोनों पेन एक जैसे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर मान लो इस पर आवेश ज़्यादा है और इस पर आवेश नहीं है या कम है, तो जैसे अपन जोड़ेंगे तो दोनों पर इसमें आवेश का प्रवाह होगा। तो आवेश का प्रवाह कब तक होगा? जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। और जब विभव बराबर हो जाएगा तो दोनों पे आवेश की मात्रा भी बराबर बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अब चलो एक दूसरी बात देखते हैं। मान लेते हैं कि एक टंकी छोटी है आपकी 30 लीटर की है और एक टंकी आपकी बड़ी है जो 50 लीटर कैपेसिटी की है। इसमें मान लेते हैं 20 लीटर पानी है और इसमें 30 लीटर पानी है, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसमें 30 लीटर पानी पहले से भरा हुआ है। अब जब आप दोनों को पाइप से जोड़ोगे तो पानी किधर से किधर प्रवाहित होगा? बड़ी टंकी देख के आप देखो, बड़ी टंकी में पानी का तल नीचा है और इसमें इसका पानी का तल क्या है? ऊंचा है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी टंकी होने के कारण पानी इधर से इधर आएगा, इसका तल ऊंचा है तो पानी इधर से इधर ही जाएगा, ठीक है ना। और कब तक जाता रहेगा? जब तक कि दोनों में तल बराबर न हो जाए। तो मान लेते हैं कि इधर से सपोज करो 5 लीटर पानी इधर चला गया, इसके पास अब 15 लीटर हो जाएगा, इसके पास अब 35 लीटर हो जाएगा। तो देखो दोनों का विभव बराबर हो चुका है, मतलब दोनों का तल बराबर हो चुका है, पर मात्रा दोनों में अलग अलग है। इसकी मात्रा 15 लीटर ही है, इसकी मात्रा 35 लीटर हो गई है। तो अगर वस्तुएं सर्वसम नहीं है, ऐसा ही चालकों के लिए समझो आप कि जैसे दो चालक सर्वसम नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास एक डस्टर है और पेन है। अब डस्टर ज़्यादा कैपेसिटी का है, पेन कम कैपेसिटी का है, ठीक है ना। पर इसमें तल ऊंचा है, आवेश का तल इसका ऊंचा, मतलब इस आवेश की मात्रा इसका विभव ऊंचा है, इसका तल ऊंचा है। तो जो आवेश है वो इधर से पेन से डस्टर की ओर ही प्रवाहित होगा। और कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों का तल बराबर न हो जाए, ठीक है ना। पर यहाँ पर बाद में आवेश की मात्रा दोनों पे बराबर नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी क्या है? अलग अलग है।
तो इसको बोलते हैं अपन चालन द्वारा आवेशन, ठीक है ना। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आपको, सॉरी मेरे को उम्मीद है इस बात की। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दोबारा एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अब जब एक आवेशित चालक को उदासीन चालक के साथ जोड़ा जाता है या संपर्कित किया जाता है, तब आवेश उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों गोलों पर विभव समान न हो जाए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो समझनी है, मात्रा से यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। आवेश का जो प्रभाव हो रहा है वो तल से होगा, चाहे मात्रा उनमें कितनी ही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये परिभाषा अपनी हो गई, मैं इसको मिटा देता हूँ अब। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो चालन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या है। दो सर्वसम गोले हैं जिन पर क्रमशः 20e और -50e आवेश है। 20e का मतलब हो गया 20 इलेक्ट्रॉन के तुल्य धन आवेश, कि इसका चिन्ह पॉजिटिव है, और -50e का मतलब हो गया कि 50 इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश, ऋण आवेश। ये कह रहा है कि चालन विधि द्वारा आवेशन कर दे गोलों को, तो इन पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी। आवेशन जब अपन करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो उन पर आवेश का प्रवाह होगा आपस में, तो बाद में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी हमें पता लगाना है। तो देखें आंसर, ये हमारा पहला गोला है माना कि, और ये दूसरा गोले को हमने जोड़ दिया इससे। और देखो यहाँ चीज़ ध्यान देना आप कि दोनों गोले सर्वसम हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल की कंडीशन में मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो अपन यहाँ काम में लेंगे। तो Q1 चार्ज जो है हम मान लेते हैं कि Q1 जो चार्ज है वो 20e है, ठीक है, और Q2 जो चार्ज है दूसरे गोले पर उसको अपन Q2 बराबर -50e ये मान लेते हैं, सिंबल दे देते हैं अपन। न्यूमेरिकल करते समय हमेशा अपने को सिंबल दे देना चाहिए, अगर नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में तो आप सिंबल दे सकते हो उसको, ठीक है ना, उससे आसान रहती है क्वेश्चन को हल करने में। तो दोनों गोलों पे आ गया। तो बाद का आवेश में Q मान लेता हूँ, तो अपना फॉर्मूला क्या था, Q बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बाद का आवेश, तो Q1 को और Q2 को अपन चिन्ह सहित यहाँ रखेंगे, तो एक को रख देते हैं अपन 20e और दूसरा जो है प्लस माइनस के 50e बटा 2। अब दोनों को जोड़ देंगे अपन, तो माइनस के 30e बटा 2 और फाइनल चार्ज हमारे पास आ जाएगा माइनस के 15e। इसको अपन आगे हल करें तो माइनस के 15 इंटू आवेश ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपन यहाँ इससे गुणा कर देंगे, और जो भी फाइनल आंसर आएगा वो अपन यहाँ लिख देंगे। इतने कूलाम का आवेश हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चालन विधि का जो इक्वेशन है सिंपल सा, जिसमें गोले सर्वसम हो, हल कर सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन अपन करते हैं अब। तो हमारा क्वेश्चन है, देखो 3 चालक ABC है और A पर शुरू में Q आवेश है, B और C निरावेशित हैं। A को पहले B से स्पर्श कराते हैं और B को C से स्पर्श कराया जाता है उसके बाद, तो इन गोलों पर अंतिम आवेश क्या होगा। तो क्वेश्चन का मतलब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ चित्र से, कि कह रहा है कि अपने से कि A पर पहले Q आवेश है, तो QA बराबर हम Q मान लेंगे, और B और C निरावेशित है, तो इन पर चार्ज शुरू में 0 0 रहेगा। अब ये कह रहा है कि इनको अपन जब टच करा दें तो पहले A को B से टच कराएं, ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या करें कि B को C से टच कराएं। तो ये दो प्रक्रिया संपन्न करने के बाद सब पे अंतिम आवेश क्या क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो अपने को यहाँ देखो एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि गोलों को यहाँ अपने को सर्वसम मानना है। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है फिर भी हमें सर्वसम मानना है, क्योंकि जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है कुछ भी तो उनको सर्वसम मान के हम काम चलाएंगे। तो यहाँ पर ये देखो कि केस फर्स्ट अपन लेते हैं और इसमें सबसे पहले अपन A को B से स्पर्श कराते हैं। तो मैं यहाँ पर गोला A को गोले B से स्पर्श करा देता हूँ। तो इस पे A पर तो Q चार्ज है और B पर 0 चार्ज है, और अपन ने दोनों को आपस में टच करा दिया है, ठीक है ना। अब स्पर्श कराने के बाद क्या होगा, देखो भाई, स्पर्श के बाद अब स्पर्श के बाद इन पे क्या आवेश आएगा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2। ये फॉर्मूला मैंने कहा था आपसे, उसी कंडीशन में लगता है जब गोले सर्वसम हो और ये गोलों पर अंतिम आवेश ज्ञात कर लेता है चालन विधि संपन्न होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास Q1 का मतलब A पर आवेश, तो A पर आवेश Q है और B पर 0 है बटा 2, तो बाद में दोनों पे अंतिम आवेश हो जाएगा Q/2 Q/2, तो दोनों पे आवेश बढ़ जाएगा। तो A पर भी आवेश हो गया हमारे पास QA बराबर Q/2 और B पर भी हमारे पास आवेश हो गया Q/2। तो B जो पहले जिस पर आवेश नहीं था उस पर अब Q/2 आवेश आ गया है।
अभी क्या कह रहा है कि अब बी को सी से स्पष्ट कराओ। तो अपना केस जो अगला रहेगा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड केस में अपन क्या करेंगे, अब बी को सी से स्पष्ट कराएंगे। ये बी है, ये सी है, तो बी पर कितना चार्ज है, q/2, और सी पर कोई चार्ज नहीं है। अब जब दोनों को आप स्पर्श करा देंगे स्पर्श के बाद, ठीक है ना, स्पर्श के बाद क्या होगा, देखो वापस ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे सेम। इस कंडीशन में ये फॉर्मूला किस तरह से काम करेगा, तो अब देखो आप कि बाद का अंतिम चार्ज अगर अब मैं ज्ञात करूं दोनों गोलों पर, तो अब Q1 बनेगा ए वाले पर, तो ए वाले पर है अब q/2, सॉरी ए पर नहीं बी पर है q/2 और सी पर है 0, और बटा 2 हम लगा ही देंगे इस फॉर्मूले के अनुसार। तो अब अंतिम आवेश जो बनेगा वो हो जाएगा q/4। तो दोनों गोलों पे अंतिम आवेश क्या हो जाएगा, q/4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे बी पर भी q/4 और सी पर भी q/4। तो आप देखो अंतिम रूप से क्या दिखाई दे रहा है आपको, अंतिम रूप से अपन देखें तो ए पर तो q/2 और बी और सी पर अब क्या आ चुके हैं q/4 और q/4। तो इस तरह से हम अंतिम आवेश ज्ञात कर सकते हैं।